देखो देखो हम लोग 12th की फिजिक्स जो है वो पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों का चैप्टर जो है वो है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता क्या होती है, इसके देखो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर अगर कुमार मित्तल की किताब से देखेंगे तो 25वां चैप्टर है जो कि आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि रेडियोधर्मिता होती क्या है। तो था क्या, कोई एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी बैक्यूरेल। क्या नाम था? हेनरी बैक्यूरेल, है ना। इन्होंने देखा क्या, एक इन्होंने कोई प्रयोग वगैरह किया होगा, बैक्यूरेल इनका नाम था, हेनरी बैक्यूरेल। ठीक, इन्होंने देखा क्या कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने तत्व लिया था वो था यूरेनियम। कौन सा था? इन्होंने खास विशेषता क्या देखी कि यूरेनियम जो है वो अपने आप, जैसे मान लो ये पदार्थ यूरेनियम है, यूरेनियम भी देखो, ये पदार्थ कौन है? यूरेनियम। मान लिया यूरेनियम, इन्होंने देखा कि यूरेनियम जो है अपने आप ऐसे किरणें छोड़ता रहता है एकदम ऐसे ऐसे। ठीक, और जो ये किरणें हैं ये विकिरण इसको कहा उन्होंने, क्या कहा? विकिरण। और जो ये किरणें विकिरण होता है ये अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बैक्यूरेल, और बैक्यूरेल के सामने एक पदार्थ था जिसका नाम था यूरेनियम, और यूरेनियम पर उन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करके देखा कि अरे ये पदार्थ ऐसे कि अपने आप एकदम बढ़िया बढ़िया किरणें छोड़ रहा है। और किरणों को वास्तव में हम लोगों ने क्या कह दिया? विकिरण। बात समझ पा रहे हैं? ये बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे अगर मान लो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन आपके घर में बन रहा हो तो पड़ोसी भी जान जाएगा कि इनके पड़ोस में क्या बन रहा है, इनके घर में क्या बन रहा होता है कि नहीं। मान लो अगर तुम बढ़िया से गुजिया उजिया बना रहे हो, मीठी मीठी बढ़िया से है, तो पड़ोसी जब तुम्हारे घर से कहा बन रहा हो भाई, नहीं कहा था कि नहीं, पड़ोस वाले कहा आज बड़े मीठ मीठा मतलब महक आ रही है, तो वो महक जो है उसकी विकिरण निकल निकल के पहुंचते कि नहीं, ऐसे इधर उधर पहुंचते हैं, उसी से सूंघ करके तो हम जानेंगे। अब मान लो पड़ोसी वो है, वो अंडे बना रहा है, अंडे की सब्जी बना रहा है, तो महक पड़ोसी घर में जाएगी, आज लागत अंडे बनने का प्लान है। कैसे आएगा ये भैया विकिरण के द्वारा ही, ये संवहन के द्वारा ही विकिरण फैल जाता है चारों तरफ। वो तुम्हें दिखाई देता है, महक दिखाई देती है क्या कि तुम्हारे घर में आज क्या बन रहा है? दिखाई तो देता नहीं है। इसी तरीके से यूरेनियम जो है, यूरेनियम से भैया इसी तरीके का विकिरण निकल रहा था। ठीक, बात समझ पा रहे हो? तो यूरेनियम से जो ये विकिरण निकल रहा था, इसी विकिरण को उन्होंने फिर स्पेशल नाम दिया। तो जो कौन था सबसे पहले वैज्ञानिक, नाम था हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल ने सबसे पहले किसी ऐसे पदार्थ को पता कर लिया जो कि पदार्थ कौन था? यूरेनियम। कहा उससे कुछ बहुत सारे विकिरण जो है निकल रहे हैं, आदर्श विकिरण निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? ये आदर्श विकिरण निकलते हैं। तो जब ये विकिरण निकल रहे हैं तो उन्होंने क्या कह दिया कि जो ये घटना होती है ना, इसी घटना को आज से हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो जब केमिस्ट्री में आप जानते हो, केमिस्ट्री में बहुत सारे तत्व हैं, ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरियम, बोरान, कार्बन, ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि नहीं। तो ये सब पूरा पढ़ोगे तो लास्ट में तुम्हारा लगभग अंत में तुम्हारा यूरेनियम मिलेगा। यूरेनियम में हमने आपको बताया कि इससे कि अपने आप स्वतः प्रकार विकिरण ढील रहा होता है, अपने आप विकिरण ये छोड़ रहा होता है, जो कि आदर्श होता है। कैसा होता है? आदर्श। तो बता दिया क्या कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कि स्वतः विकिरण को उत्सर्जित करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? स्वतः विकिरण को उत्सर्जित करते रहते हैं। ऐसे पदार्थों को उन्होंने क्या कहा? ये पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। कैसे पदार्थ हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों की परिभाषा समझ में आ गई कि नहीं? कौन? ऐसे तत्व जो कि स्वतः क्या करते रहते हैं? विकिरण को उत्सर्जित करते रहते हैं, ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। और ये विकिरण होता है कैसा होता है? आदर्श। आदर्श का मतलब उसको स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते कि कौन वाला विकिरण जा रहा हो, ये अल्फा कण जा रहा हो, बीटा कण जा रहा हो, वो दिखाई नहीं देगा। मेरी बात समझ पाए? जबकि जो ये पूरी प्रक्रिया हो गई, ये जो घटना हो गई, इसी घटना का नाम क्या दे दिया उन्होंने? रेडियो एक्टिविता। क्या कह दिया? रेडियो एक्टिविता। मेरी बात समझ पाए? ठीक। एक है अलावा जो ये किरणें निकल रही है ना, विकिरण जो निकल रहा है, इस विकिरण को नाम दिया गया रेडियो एक्टिव किरणें। बात समझ पाए? तो जो ये पदार्थ होगा, ये पदार्थ कौन होगा भैया? रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये पदार्थ कौन है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। वह पदार्थ जो स्वतः है विकिरण को उत्सर्जित करे उसे क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या कहेंगे उसे बच्चा? रेडियो एक्टिव पदार्थ। जो किरणें निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव किरणें, जो किरणें निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव किरणें। और जो ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस जो हो रहा है, इसी प्रक्रिया को कह दिया गया रेडियो एक्टिविता। क्या कह दिया? रेडियो एक्टिविता। बात समझ पाए? यहाँ तक बता दिया था। इसके अलावा बाद में क्या किया गया कि इन्हीं रेडियो एक्टिव किरणों को इनके सम्मान में, क्योंकि बैक्यूरेल ने सबसे पहले इनको खोजा था, कह दिया गया बैक्यूरेल किरणें। ठीक। तो बैक्यूरेल किरणें किसे कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणों को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरणों को। बाद में क्या हुआ कि और तत्व खोजे गए यूरेनियम के जैसे कि पोलोनियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, और भी रेडियो एक्टिव पदार्थ खोजे गए। उसके बाद क्या हुआ? दो वैज्ञानिक थे और दोनों पति पत्नी रहे हैं। उनका नाम था, क्या नाम था? क्यूरी का मतलब उनकी जाति का नाम था। तो मैडम क्यूरी रहा, उनके पति का क्या नाम रहा है? पियरे क्यूरी। क्या नाम था? पियरे क्यूरी। इन्होंने मिल करके एक्सपेरिमेंट कर डाला। ये बड़े ही महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया, एक पदार्थ था जिसका नाम था पिच, कहीं कहीं पिच लिखा होगा, पिच, कहीं कहीं ब्लेंडी। क्या नाम था पदार्थ का? पिच ब्लेंडी, कहीं कहीं पिच ब्लेंडी लिखा है, उससे कोई आप वो कन्फ्यूजन नहीं होगी, ब्लेंडी। ठीक है, अब आप लोग समझ लेना, ब्लेंडी इसे कोई दिखना है। क्या नाम है? तो पिच ब्लेंडी। और ये पिच ब्लेंडी जो पदार्थ रहा है पूरा 30 टन, 30 टन समझो, एक ट्रक भर के पूरा, बहुत भारी है, इतना ज़्यादा। इतने 30 टन पिच ब्लेंडी पदार्थ से इन्होंने क्या किया? केवल और केवल कितने ग्राम? 2 मिलीग्राम। कितने ग्राम? 2 मिलीग्राम।
बहुत कम मात्रा होती है 2 मिलीग्राम। 1 ग्राम आप सोचो कितना कम होता है। जो गुटखा की पैकेट है खैनी चबाते आदमी है, वो खैनी 2 ग्राम की होती है, वो पैकेट कितने की होती 2 ग्राम। तो उसके अंदर जो गुटखा हल्का हल्का आवत वो कितना है 2 ग्राम। तो सोचिए एक ट्रक भर के पृथ्वी ब्लेंडी से इन लोगों ने रिसर्च करके 10 साल अपना खर्च किया होगा, तब रिसर्च करके 2 मिलीग्राम इन्होंने एक नए तत्व की खोज की जिसका नाम था रेडियम। क्या नाम था? रेडियम। क्या नाम था बच्चा? रेडियम। तो कौन वैज्ञानिक थे? 2 लोग थे जिनका नाम था मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी। इन्होंने किस तत्व की खोज की? रेडियम। रेडियम भी एक रेडियोएक्टिव पदार्थ था, इसकी क्षमता लेकिन रेडियोएक्टिवता बहुत ज्यादा थी। बात समझ पाए? यहाँ तक आपको बता दिया था एकदम कंप्लीट क्लियर। तो आपको समझ में आया रेडियोधर्मिता क्या होती है। ठीक, रेडियो एक्टिवता के बारे में हमने, धर्मिता या एक्टिवता दोनों एक ही बात है। रेडियो एक्टिव किरणें क्या होती हैं? बैकग्राउंड किरणें उसी को कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है? कौन कौन रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया? यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, एक्टिनियम हो गया, रेडियम जो है लेटेस्ट खोजा गया था उस समय। ठीक, इसीलिए इन वैज्ञानिकों को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। जो अगर आपसे कह दिया जाए कि संसार का, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बढ़िया पुरस्कार, सबसे महंगा पुरस्कार, सम्मानीय पुरस्कार, वो नोबेल पुरस्कार ही है। ठीक है, कौन पुरस्कार है? इससे इनको सम्मानित किया गया। ठीक, अब हम आते हैं इसमें, इतना तो हमने आपको बता दिया रेडियोएक्टिवता के बारे में। अब हम लोग ये जानेंगे कि रेडियोएक्टिव जो पदार्थ है, कौन पदार्थ? रेडियोएक्टिव। तो रेडियोएक्टिव पदार्थों के गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक, जल्दी से ये हमने यहाँ पे टेबल बना करके पहले से ही रख लिए ताकि जितने गुण है आपको एक टेबल में समझ में आ जाए। ठीक, एक साथ आप उनको याद करो। वैसे लिखाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, आप ऐसे इनको याद कर लेंगे। तो रेडियोएक्टिव पदार्थों के गुणों को समझते हैं हम लोग जल्दी से। देखो, सबसे पहले क्या किया गया कि गुण निकालने के लिए रेडियोएक्टिव पदार्थों के गुण, ये गुण सारे लिखे हुए हमने यहाँ इस तरफ। ठीक, इन्होंने क्या किया, इस तरीके से रेडियोएक्टिव पदार्थ को एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इस तरीके का बॉक्स बना दिया। ठीक, और उस बॉक्स के अंदर क्या किया? रेडियोएक्टिव पदार्थ को रख दिया उन्होंने। ठीक है बच्चों, रेडियोएक्टिव पदार्थ को उन्होंने रख दिया। ठीक, ये बुक हटाओ थोड़ा सा। चलो देखो, तो इधर क्या कर दिया? ये मतलब एक ऐसे समझिए कि ये घेरानुमा आकृति है। ये कैसी आकृति है? घेरानुमा। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया इन्होंने? क्या कर दिया बच्चा कि इसके अंदर इन्होंने रख दिया रेडियोएक्टिव पदार्थ। क्या रख दिया? रेडियोएक्टिव पदार्थ। और रेडियोएक्टिव पदार्थ जो है वो कोई भी रख दिया होगा, है ना, इतने सारे ज्ञात हो चुके थे। जैसे तुम्हारा रेडियम भी निकाल लिया गया था, पहले यूरेनियम तो था ही, पोलोनियम, एक्टिनियम, ये सारे तत्व याद है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? इस तरह इस जगह यहाँ पे रेडियोएक्टिव पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया? रेडियोएक्टिव पदार्थ इस घेरे के अंदर। अब एक मेन चीज़ ये भी रहेगा कि एक है अंदर क्या रखा, तो इसके अंदर अब ऐसे बाहर रख के कर देते रिसर्च जो करना रहा है उनको, तो अंदर इसलिए रखा कि जो इससे निकलने वाला विकिरण है वो बिल्कुल ऊपर जाए। बात समझ में रखना, क्या मर जाए? ऊपर जाए वो। तो देखो, इधर को जाएगा तो टकराएगा, फिर ऊपर जाएगा, इधर टकराएगा तो ऊपर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो इसलिए इसको ऐसे घेरे में बंद किया ताकि सारा विकिरण ऊपर की ओर जाए। और फिर क्या किया? इधर इस तरफ इधर 2 प्लेटें लगा दी, और जो ये 2 प्लेटें थे इनको क्या कर दिया? इनको आवेशित कर दिया। क्या कर दिया? आवेशित। तो 2 प्लेटें लगाई, तो इधर एक ये वाली प्लेट है, ये वाली ऋणावेशित, इसको ऋणावेशित कर दिया, और इस वाली प्लेट को धनावेशित कर दिया। मेरी बात समझ पाए? कैसे कर दिया? धनावेशित। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब जैसे जैसे किरणें निकली तो मैं रिसर्च किया कि चलो भैया देखो यार ये क्या हुई है प्रयोग में। तो इस प्रयोग में जैसे ही किरणें ऐसे निकलेंगी, कौन किरणें निकलेंगी? रेडियो एक्टिव किरणें, या फिर दूसरा नाम बैकुलर किरणें। तो वे जब किरणें निकली, बड़ा कौन इधर भाग रही है, कौन उधर भाग रही, जैसे इधर गई तो टकराई, अरे हम कहाँ जा रहे हैं, इधर को रास्ता है नहीं, तो फिर आगे मुड़ी, इधर आके ऊपर की गई होंगी सब। तो सारी की सारी किरणें निकली। लेकिन किरणें जो निकली, पता है वो कितने टाइप की निकली थी? 3 टाइप की। कितने प्रकार की निकली थी? 3 प्रकार की। तो पहली प्रकार की जो किरणें रही वो बिल्कुल एकदम सीधी चली गई ऐसे। पहली प्रकार की किरणें बिल्कुल ऐसे सीधे चली गई, किसी से कोई मतलब नहीं था उनको, बिल्कुल सीधी ऐसे चली गई। बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक, इस तरीके से चली गई। ठीक, कोई मतलब ही नहीं था, इन्हें देखी नहीं कि बाहर क्या है, क्या कौन मोमाया, कोई मतलब नहीं था इनको। पहली प्रकार की किरणें बिल्कुल सीधी निकली चली गई। ठीक, दूसरी प्रकार की जो किरणें निकली बच्चों, इसी से निकली थी, और दूसरी प्रकार की किरणें गई वो एकदम सीधी जा रही ना, इसे कहा था अपन माँ सैली गई सीधे, तो मौजी में सीधे हैं। लेकिन वे वाली जो किरणें रहा है ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, लेकिन रास्ता का देखी नहीं। एकदम प्लेट हती है, प्लेट जैसे ये हन से बाहर निकली तो ऋण प्लेट का ये से कही ना रहा कि बुला रही रहा है, लेकिन ऋण प्लेट या वाली क्या करिए, बुलाई को शुरू करी किरण का, आ जाओ बहनी हमारी तरफ, आ जाओ आ जाओ। तो धीरे 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 ये वाली जो किरण है लाल वाली, धीरे जाकर के ऊपर लास्ट में मिल ही गई ऐसे। बात समझ पा रहे नहीं? लास्ट में जाकर के ऐसे मिल गई। ठीक, बात समझ पाए? तीसरे प्रकार की किरणें जो है वो निकली,
तो पहली प्रकार की किरणें बिल्कुल सीधी, दूसरी प्रकार की किरणें आगे जाकर के मुड़ रही थी हल्की हल्की, और तीसरी प्रकार की जो किरणें थी वो जाके क्या करी, सीधे जैसे निकली ना, जैसे ही निकली ना बाहर निकली ही ना है, और हचाक से मुड़ गई जाके ऐसे। ठीक बात समझ पा रहे नहीं? नहीं गाँव में कोई लड़का हो नान बुद्धा है, वो बातें जो होती हैं बहुत बड़े बड़े गाँव का, तो गाँव वाले का भेंट वही हो नहीं, इतनी बातें तो मैं उतनी है ऐसे ही है, नान बुद्धा है निकरो नहीं है, तुरंत मुड़ गया जाके हचाक से। बात समझ पा रहे नहीं? तुरंत ये वाली किरणें मुड़ गई इसे। ठीक बात समझ रहे हो ना? तो तीन प्रकार की किरणें निकली, एक प्रकार की किरणें बिल्कुल सीधी, एक प्रकार की जैसे जा करके मुड़ी लेकिन वो देर में मुड़ी है, और ये तीसरी नीली वाली किरणें हचाक से तुरंत मुड़ गई। ठीक, तो इन्होंने देखा क्या, वैज्ञानिकों ने कहा ये तीन प्रकार की किरणें अलग अलग हैं, इनका ऐसा करते हैं अलग अलग नाम रख देते हैं। तो जो एकदम सीधी निकल रही थी इनका कहते गामा, गामा किरणें, जो सीधी निकल रही थी गामा किरणें। तो गामा किरणें कैसे, गौ ऐसी किरणें है, गाय बिल्कुल सीधी होती है तो गौ ऐसी किरणें यानी गामा किरणें एकदम सीधी है। बात समझ पा रहे नहीं? ऐसे ये देखो ये वाली किरणों का जो दूर में जाकर के मिली थी उनका नाम रख दिया अल्फा किरणें। क्या नाम रख दिया? अल्फा। और जो ये वाली किरणें हैं जो एकदम तुरंत मिल गई थी, बीटा किरणें, बर्बाद किरणें, तुरंत जाकर मुड़ गई हैं, अपने मम्मी पापा की बात है ना, मैंने तुरंत ही मिल गई। तो बीटा किरणें, ये वाली कौन सी किरणें है? बीटा किरणें, जो तुरंत मिल गई। ठीक है, अब मेन चीज ये तो ठीक है, नाम रख दी कि जो एकदम सीधी चली जाए गामा किरणें, जो देर में मुड़े अल्फा किरणें, जो तुरंत ही मुड़ जाए वो बीटा किरणें। नाम तो रख दी, लेकिन अब हमें क्या ये हुई का गई है, इसे का जरूरी रहा इनका सबका ऐसा मुड़ने की। तो अब हम इन्हीं सभी किरणों पर आधारित इनके गुणों को पढ़ेंगे। ठीक, इस प्रयोग के आधार पर हम इनके गुणों को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि जो किरणें यहाँ पे समझते हैं, जो किरणें किसकी ओर मुड़ के गई थी, जो किरणें निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ के गई थी, और जो किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ के गई थी, ये समझते हैं। पहले देखो जो किरणें बिल्कुल सीधी निकल गई थी उनका नाम था गामा। और गामा किरणें पता है कहाँ बिल्कुल सीधी निकल गई थी, क्योंकि खा अपने अड़ोस पड़ोस से कोनो मतलब है नहीं रहा है, क्योंकि जैसे बाहर निकली अड़ोस पड़ोस में कौन खड़ी रहा है, देखो इधर चीयर लीडर्स खड़ी रहा है, इधर खड़ी रहा है, इधर चीयर लीडर्स खड़े रहा है, इधर चीयर लीडर्स मतलब जानते हो, लड़के जो इसे एकदम स्वागत करती हैं, तो ये स्वागत करने वाली लोग खड़े इधर देख रहे हो, एक तरफ धन वाली, एक तरफ ऋण वाली, एक तरफ अंग्रेज खड़े, एक तरफ अंग्रेजी खड़ी, एक तरफ पाकिस्तानी वाली खड़ी है। बात समझ पा रहे हो? लेकिन एक कोनो मतलब है चाहे जो खड़े हो, हमने मतलब तुमसे लेने देना नहीं होता, तो सीध निकलेगा वो। बात समझ पा रहे नहीं? एक है मतलब, एक है अंदर जो ये लोग जो दिखा रहे हैं ना का धनावेश ऋणावेश, एक अंदर यह वाली क्वालिटी ही नहीं है। अगर एक अंदर तनको क्वालिटी होती धनावेश ऋणावेश वाली, तुरंत ये उमड़ जातो। तो श्योर सी बात है कि जो गामा किरणें हैं इसके पास कौन सी आवेश नहीं होता, कोई भी प्रकार का आवेश है नहीं होता, आवेश वाला क्वालिटी रखता ही नहीं है। ये एक बार बिल्कुल सीधा निकल गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि गामा किरणों के पास कोई आवेश नहीं होता है। एक ही बात देखो, ये अल्फा कण होता है, बीटा बी कण होता है, ये होते हैं वास्तव में कण है, ये बस की किरणें होती है। ठीक है, क्लियर? ये कण की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इनको कण कह दिया, लेकिन कहीं कहीं किरणें भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया अगर तो देखो अल्फा कण जो है ये क्या कर रहे थे, तो ये देखो जा रहे थे, जैसे निकले, जैसे अल्फा कण निकले फटाक से निकले 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 तुरंत ये माइनस वाली प्लेट रखा खींचने लगी, माइनस वाली प्लेट क्या करने लगी, बुलाने लगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ये शुरू जैसे निकलो तो शुरू में दूसरे अनक मरा कि ना हम प्रभावित ना हुए, जैसे मार गामा भैया निकल गया एकदम सीधा, कौनों से कोई मतलब ना, ऐसे हम उनकी नाव चली गए। लेकिन लास्ट में शुरुआत तो बढ़िया करीन, लेकिन लास्ट में जाते जाते ही हचाक से अपने भैया के साथ छोड़ दी ना, वो मुड़ी गए की तरफ चीयर लीडर्स के पास, यानी रेड प्लेट की ओर ये मुड़ के चले गए। बात समझ पा रहे नहीं? कहा कि मारे चले गए, क्योंकि भैया कौनो ना कौनो बात जरूर रही है कि एक पास आवेश का गुण जरूर रहा होगा। तो पक्का ये रेड प्लेट की ओर मुड़ा है। ये किसकी ओर मुड़ा है? रेड प्लेट की। तो एक है मतलब अल्फा जो कण होते हैं इनके ऊपर धनावेश रहा होगा। अल्फा कणों के ऊपर कौन आवेश रहा होगा? अल्फा कण के ऊपर धनावेश रहता है। कितना धनावेश रहता है वो भी आपको हम आगे बताएंगे। आगे जबकि बीटा किरण जो कण है ये क्या है, तुरंत हचाक से मुड़ गए की तरफ धन प्लेट की ओर, तुरंत मुड़े। ये देखो जैसे निकले, यानी एक अंदर तो ये कि जैसे हम घर से बाहर निकले तुरंत हम चले जी हम जो हमें बुलाइए, कोनो मतलब ना इनके भैया जान का मतलब है। तो जैसे निकलो ना बाहर तुरंत हचाक से मुड़ेगा है। अब मुड़े कौन प्लेट की तरफ? धन प्लेट की तरफ। तो धन प्लेट की तरफ मिलो, एक मतलब एक अंदर कौन आवेश रहा, ये ऋणावेश। तो जो गामा ये बीटा किरण है एक के ऊपर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, यहाँ तक समझ पाए? अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बताते हैं कि जो धन किरणें जो अल्फा पे गामा पे कोनो आवेश नहीं, अल्फा पे धनावेश, बीटा पर ऋणावेश। ठीक, आगे और जब रिसर्च किया गया तो देखा गया कि अल्फा को जब तौलो लोग देखोगा समझोगा कि इसके ऊपर आवेश कितना हो, वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे कि ऊपर कितना आवेश है कैसे, तो बिल्कुल ये कुछ ना निकलो, पता है क्या? तो यो देखा जब जो रिसर्च करके वैज्ञानिक लोग देखें तो हीलियम, आप लोग जाना तो हीलियम He2He4 यही तो होता है हीलियम। जब रिसर्च करके देखा गया
तो ये कुछ नहीं तो एक जो हीलियम का नाभिक था, क्या था ये? हीलियम का नाभिक। क्या रहा है? हीलियम का नाभिक। अब अगर हम हीलियम का नाभिक कही दें तो एक मतलब कई हीलियम का नाभिक रहा है, एक मतलब कई होगा भाई जी। देखिए मतलब ये होगा कि अगर ये हीलियम है HE हीलियम, हम चित्र इसका कहाँ पे बना दें? हीलियम का इधर बनाते हैं, दिख रहा है? हाँ देखो इधर हीलियम का है, हीलियम ये तुम्हारा नाभिक हो गया हीलियम का। तो हीलियम परमाणु क्रमांक 2, प्रोटॉन कितने हुए हैं? 2, न्यूट्रॉन कितने हुए हैं? 2, बारीक अच्छा ये है एक, और इधर इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं? 2। तो ये तो हीलियम परमाणु होगा, बताओ ये हीलियम परमाणु है बच्चा। लेकिन ऐसे अगर हम क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, उसे निकाल दो किसी तरीके से, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हटा दो, ये हटा दो, उत्सर्जित कर दो, भगाओ इनका। तो बच्चों का केवल हीलियम का नाभिक। क्या बचा? हीलियम का नाभिक। तो रिसर्च करके जब पता चला कि भैया यो अल्फा कण कुछ और नहीं है, यो केवल का है? हीलियम का नाभिक। क्या पता चला? हीलियम का नाभिक। और एक के ऊपर बिल्कुल उतना ही द्रव्यमान होता है इसका जितना कि हीलियम का है। किसका है? हीलियम का। जितना द्रव्यमान हीलियम का, जितना बड़ा हीलियम उतना बड़ा खुद ही हो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितना आवेश हीलियम पर, हीलियम के नाभिक पर, भाई आवेश हीलियम के नाभिक पर कैसे है? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो धरावेश नहीं आ जाए। तो जितना आवेश हीलियम के नाभिक पर उतना आवेश एक है ऊपर, अल्फा कण के ऊपर। तो ये अल्फा कण कुछ ना चीज थी, कहा तो हीलियम के नाभिक हतो, कहा तो हीलियम के नाभिक। एक के अलावा और देखो बीटा किरणें पर रिसर्च करी कि यो भैया का होती, तो यू का निकलो, यू कुछ ना निकलो, ये पता है इलेक्ट्रॉन थे। कहा था ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन वाले इलेक्ट्रॉन थे? दौड़त वाले, एकदम तीव्र गति से जो दौड़ रहा है। ठीक बात समझ पा रहे नहीं? इलेक्ट्रॉन मान लो रुको, वैसे ले रुको, अगर भाई दौड़ने लागो तुरंत, जैसे दौड़ने लागो तो नाम क्या अलग होगा, क्या होगा? क्या कहोगे? बीटा किरणें हो गई। दौड़ने लगे तो तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन का बनेंगे? बीटा किरणें। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बीटा किरणें क्या था? कुछ नहीं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन ही थी और कुछ नहीं था। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ये की बात क्लियर हो गई। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना आवेश तो बीटा किरणों पर होगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, वो भी निगेटिव में। तो बीटा किरणों पर भी इतना आवेश होगा। अरे भैया आवेश चाहे खड़ो हो तो उतना हो, चाहे चल रहा हो तो उतना हो, ट्रक चाहे खड़ो हो ऊपर लोड कर दी जाए जितना सामान उतार रही है, और चाहे चलन लागे तो उतारेंगे। तो भैया वही सिस्टम कि बीटा किरणों पर आवेश किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों के बराबर। किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन। लेकिन गामा किरणों को रिसर्च किया गया तो भैया गामा किरणें कुछ नहीं थी, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी। आपकी तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे भाई जी यो का होती। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक चैप्टर है, उसमें आपको समझाएंगे। अभी आप मोटा मोटा ऐसे समझ लीजिए, जो प्रकाश की किरणें होती हैं चल के आती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ही चल के आती हैं। मेरी बात समझ पाए? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अल्फा कण का रहा है कुछ नहीं, भैया हीलियम के नाभिक रहा है, बीटा का रहा है कुछ नहीं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन रहा है, और गामा का रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। एक्स किरणों की बात ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी। ठीक, ये तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। लेकिन पता है एक खास बात का रहा है, खास बात ये रहा है कि जब ये प्रयोग करोगा तो ये सारी किरणें साथ में निकल के आ रही थी। तो प्रयोग किया गया तो ऐसा लगा कि सारी किरणें, हमें बताइए आपका। तो अगर हम कई दिन कोई मान लो ये तुम्हारे देखो इधर इधर ये हम कई दिन ये मान लें इस तरफ दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, चलो इधर देखो, हम मान लें ये देखो ये हमारे पास रेडियम है, रेडियम। ठीक, बात समझ पा रहे हो नहीं? और रेडियम से इकट्ठा हमने कहा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उस पदार्थ से एक ही क्षण में एक साथ तीनों किरणें निकल आई। बात सही होगी कि नहीं? बात बिल्कुल गलत होगी। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक ही साथ तीनों कण, तीनों प्रकार की किरणें नहीं निकल सकती हैं। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें एक साथ नहीं निकल सकती। कहा है अभी तो निकाल के दिखाई हो, झूठी है का जो प्रयोग करके दिखाई हो। तो ये प्रयोग देखो कैसे होती, आप ध्यान समझना कि ऐसा हमने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि एक ही साथ में देखो तीनों किरणें निकल रही है, अल्फा भी निकल रही, बीटा भी निकल रही, गामा भी निकल रही। अब फिर दूसरे का बता रहे हैं कि एक ही साथ तीनों निकली नहीं है। तो देखो ध्यान समझना ऐसा क्यों होता है, हम आपको समझाते हैं। हमेशा जब भी कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से केवल और केवल 2 प्रकार की किरणें निकल सकती हैं। रेडिएशन 2 प्रकार का निकल सकता है। देखो गामा जो है वो वॉइस है, वो सबका साथ लेके चलती। कहा तुम चल रहे हो अल्फा, चल रहे हो का? तो अल्फा कहा हाँ चल रहे भैया। बीटा पूछी बीटा तुम चल रहे हो का बाहर? बेटा कहा अगर अल्फा को आ जाइए तो हम ना जीवे। बात समझ पा रहे हो? तो वो कह दे गामा चलो कौन बात नहीं, अल्फा भैया तुम चलो हमारे संगे। तो चले आए अल्फा। तो कौन कौन निकलिए साथ में? गामा और अल्फा। ठीक, इतना बात समझ पाए कि नहीं? अब देखो लेकिन अगर मान लो पहले बीटा पूछ ले तो बीटा और अल्फा साथ में निकल जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कभी भी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक साथ एक ही समय पर अल्फा बीटा साथ साथ नहीं आ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे कट्टर दुश्मन है। रुका मारे अब समझते हैं इसको। ठीक है, इधर देखो अब ये कह दो अगर आइस कट्टर दुश्मन तो फिर साथ तुम दिखा कैसे दे दो कि एक साथ किरणें आ गई? यूँ कहीं गलत गलत पढ़ा रहे हो मास्टर है। बात समझ पा नहीं? तो एमा देखो कैसे अब ये इसको समझाते हैं। ये थोड़ा बता दें फिर इसको मिटा के हम आपको समझाते हैं। क्या लिखा हुआ? किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण तथा बीटा कण कभी एक साथ नहीं निकल सकते या उत्सर्जित हो सकते। ये कह दो, ठीक है, निकल सकते, परंतु अल्फा कण तथा गामा किरणें
और बीटा कण तथा गामा किरणें एक साथ निकल सकती है। ये तो पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब ऐसा होता क्यों है ये हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा। तो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, ठीक है। देखो ऐसा क्यों होता है ये समझो थोड़ा। देखो ऐसा इसलिए होता है, देखो यहाँ पे समझिए, जैसे यू हमारा ध्यान से देखना है था बच्चों, यू है 92 यूरेनियम, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, परमाणु भार होता है 235। कितना होता है? 235। मेरी बात समझ पा रहा है कि नहीं? देखो 92 यूरेनियम 235, यू कौन रहा है? ये यूरेनियम पदार्थ रहा है। तो जैसे यूरेनियम पदार्थ रहा है, ऐसे सबसे पहले हमने मान लिया क्या निकल गया, ऐसे सबसे पहले हमने मान लिया निकल गया क्या? एल्फा कण। क्या निकलेगा? एल्फा कण। कौन निकलेगा? एल्फा कण। अगर एल्फा कण निकलो तो साथ में ऐसे क्या निकलो? ये गामा भी निकलेगा, होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीटा नहीं निकला होगा। क्या नहीं निकला होगा? बीटा नहीं निकला होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब एल्फा कण अगर निकल रहा है, एल्फा कण निकल रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, समझना। तो एल्फा कण होता क्या है? 2He4, यही तो होता है। ध्यान समझना बच्चा, ये क्या है? हीलियम का नाभिक, तो 2He4 है। अब ये 2He4 का मतलब जानते हो, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। तो भैया हीलियम का चाहे नाभिक हो चाहे परमाणु है, परमाणु भार तो यही रही है ना, 2He4। तो भैया देखो जैसे अल्फा कण ऐसे निकलेगा, मान लो यूरेनियम रहा है, यूरेनियम से जैसे अल्फा कण निकलो तो भैया होगा क्या? ध्यान समझो, कौन कौन निकलो है? देखो दुई तो परमाणु क्रमांक कम होगा, अब दुई का ये 4 परमाणु भार कम हो जाइए ना, ही बात पल्ले पड़ी। मेरी बात समझना, एल्फा कण निकलो है, कौन निकलो है? एल्फा कण। और जब एल्फा कण निकली है बच्चा, तो क्या ये परमाणु क्रमांक में दुई की कमी हुई है। एल्फा कण, जो हम एल्फा कण लिख रहे हैं, एल्फा कण की जगह हम ये लिख दें 2He4, कोई दिक्कत? अरे भैया ये एक ही चीज तो है, एक ही चीज है। तो अगर यू निकाल, हम ऐसा क्या कर दें? 2He4 निकाल दें, यानी 2He4 निकाल दें, मतलब क्या हुआ? परमाणु क्रमांक 2 निकाल दें, परमाणु क्रमांक 2 घटा दें, अब परमाणु भार 4 घटा दें, तो बच ये का एक नया तत्व बच ये, और की परमाणु जो भार हुई है वो कितना हुई है? 90। अरे परमाणु क्रमांक कितना हुई है? 90। अब परमाणु भार कितना रही है? 4 कम कर दो, 231। मेरी बात समझ पाए? अब देखो यहाँ पर होगा लौजड़, का लौजड़ होगा, तुम लगाई तो धरी तो रहो यूरेनियम, अब जैसे अल्फा कण निकलो, एल्फा कण जैसे निकलो भैया अपने साथ गामा लिखेगा तो वो कुछ नहीं परिवर्तित करती, हमें कुछ मतलब है ना, ये तो संसार से कोई मतलब नहीं, बस ये बर्बाद कौन करता है? एल्फा बीटा, यही भटक गया ना इधर उधर है। तो जैसे अल्फा निकलो तो क्या करिस? यूरेनियम जो रहा है, यूरेनियम का यूरेनियम ही नहीं रखे। बात नहीं समझ पा रहे नहीं? जैसे एक पूरा बढ़िया घर है, और घर से जो मेन लीडर है, मान लो पिताजी है घर, और वह इनका निकाल दिन जाए घर से, तो घर रह जाएगा? नहीं रह जाए। वही काम ये सिस्टम है। एल्फा कण जैसे निकलो तो यूरेनियम से जैसे अल्फा कण घटो निकलो, अल्फा कण निकली, वैसे क्या होगा? यूरेनियम का परमाणु क्रमांक घटेगा, कितना रहेगा? 90। परमाणु भार कितना होगा? 235। अब बताओ, 231 रहेगा। तो अब बताओ, तुम यू बताओ, परमाणु क्रमांक रहेगा 90, पहले यूरेनियम का कितना रहा है? 92। तो बताओ यू का यूरेनियम ये का यू नहीं, ये परमाणु क्रमांक अगर बदल गया तो दूसरा तत्व होगा ना भैया। मेरी बात समझ पाए? अब जैसे ये दूसरा तत्व होगा, ये अब ई तत्व से क्या करिए? एल्फा तो निकल चुको, अब बीटा का ये गामा से, ये देखो अब जो नया तत्व आओ ऐसे हम निकली हुए, बीटा का ये उधर एल्फा निकल चुका रहा है, अब ती हम निकली हुए, ओके संगे नहीं देखो, अब निकलिए ऐसे बीटा, कौन निकलिए? बीटा, कौन निकलिए? बीटा। तो जब बीटा निकलेगा, देखो तो बीटा जब निकलता है तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है, अब परमाणु भार में कोनो कुछ नहीं होता है, ठीक। जब बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, तो अब अगला जो तत्व बनी है वो कौन सा बनी है? वाई, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि यानी 91, और परमाणु भार उतार रही है 231। बात समझ पाए? अब तो देखो तुम देखी का हो, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये अंदर हो रहा हो, पहले अल्फा निकलो ये, और जब अल्फा निकलो तो वो तो अल्फा गामा एक साथ निकलिए, वो तो तुम्हें दिख गा, और जैसे ये प्रोसेस बात तब तक यूरेनियम ना रही के दूसरा बनेगा हुई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसा परमाणु क्रमांक कितना हुई है? 90। दूसरा पदार्थ वो बदलेगा, और जैसे बदलो तो अब ये पदार्थ से क्या कहिए? बीटा को हम जाइए 5 नंबर, अल्फा निकल चुको, अब हम नहीं करिए, तो अब बीटा नहीं करिए, अब बेटा निकलिए, तब फिर देखो दूसरा तीसरा परमाणु क्रमांक आकर नया आगा कि नहीं नया, अब अगला बार फिर प्रोसेस हुई, अब टिका गई अल्फा का ये बीटा जा चुका, अब हम नहीं करेंगे। तो इसे लगातार जो तुम्हारा यूरेनियम है वो यूरेनियम नहीं रहेगा, अलग अलग तत्व बनते जाते हैं, और इस तरीके से जब ये एक साथ तुम प्रोसेस देखते हो तो तुम्हें तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। मेरी बात समझ पाए? उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक। अब हम यहाँ पे इसके गुणों को और अध्ययन चर्चा में करेंगे, तो अध्ययन करते हैं इस तरफ, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नहीं पूरी प्रोसेस? ठीक है, कि ये तीनों लोग एक साथ नहीं निकल सकते हैं, ठीक। निकलेंगे तो 2 लोग एक साथ, कितने निकलेंगे? 2 लोग। मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठना ऐसा अवैध है, ऐसे यहाँ पर 3 लोगों का एक साथ आना अवैध है, ठीक है। एक साथ ही गति नहीं कर सकते। बात समझ पा रहे हो नहीं? 2 लोग जाओ, 2 लोग। मोटरसाइकिल इसी डिजाइन से बनाई जाती है। चलो अच्छा, अब लोग देखते हैं प्रकृति। इसमें देखो गुण लिखे हुए हमने, इस तरफ गुण लिखे हुए हैं, इधर अल्फा कण, इधर बीटा कण, इधर गामा कण।
ठीक है। तो देखो पहला गुण क्या, जल्दी से देखो फटाफट, देखो तो, हाँ देखो तो, अब इधर देखो बच्चा, अब इधर हम लोग देखेंगे प्रकृति। ठीक, तो प्रकृति का मतलब कौन, अल्फा का है, बीटा का है, गामा का है। प्रकृति का मतलब तुम्हारी प्रकृति का, तुम कौन आदमी जानवर जो ये कुत्ता यो का गुत्ता है भैया है, बस ऐसे ही कौन लोग हैं, ये तीन को देख तो ली नहीं कौन लोग। अगर हम कहते हैं तुम्हारा प्रकृति आदमी तो हो तो जानिए, हम कहते हैं प्रकृति बताओ, तुम प्रजापति हो, नाम बताइयो, पापा का नाम बताइयो, कौन गाँव रहा तो सब कुछ बताइयो कि नहीं। मेन स्ट्रक्चर तो प्रकृति में हमें देखियो तो कौन का है, तो अल्फा का होता है, हमने आपको बता दिया, हीलियम का नाभिक, अल्फा कण का है, हीलियम का नाभिक। बीटा का है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, बीटा कण क्या है, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। गामा क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, बिल्कुल सही बात में। लेकिन एक चीज देखो, इनको हम अल्फा और बीटा को तरंगे ना कह करके कण कहना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि ये कणों की प्रकृति को ज्यादा फॉलो करते हैं। वैसे तरंग कह दोगे तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है, क्लियर। तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक, बीटा कण तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन, और गामा किरणें। आगे देखो आवेश कितना होता है, तो आवेश की बात करेंगे तो देखो ध्यान से समझो, अल्फा है का हीलियम का नाभिक, अल्फा का हीलियम का नाभिक। तो भैया हीलियम के पास जितना आवेश हुई है उतना है तो अल्फा कण के पास आवेश हुई है। तो देखो कितना आवेश है, हीलियम जो हमने बना दिया था ना नाभिक उसका, तो हीलियम के पास कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, हीलियम के पास कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉनों पर जितना आवेश होगा उतना ही हीलियम पर आवेश होगा। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। लेकिन धन का आवेश क्या होता है, धन का। लेकिन 2 प्रोटॉन का कर दें कितने आवेश हुए, तो 2 का गुणा कराते हैं, ठीक। तो 2 प्रोटॉनों पर आवेश होगा 3.2, कितना 2 तो ये 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। बात समझ पाए। तो अब इधर देखोगे अल्फा कणों पर कितना आवेश होता है, तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब बीटा किरणों पर कितना आवेश होता है, तो बीटा किरणों पर भैया जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश हुई है उतना बीटा किरणों के ऊपर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन निगेटिव वाला तो निगेटिव वाला, ठीक। गामा किरणों पर कोनो आवेश है नहीं, क्या देखो कोनो मतलब है नहीं, मतलब नहीं तो कोई आवेश नहीं। आगे देखो विराम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की बात करेंगे तो द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जितने मटेरियल से मिलकर के बनी है वही होके द्रव्यमान। तुम्हारा शरीर जो है जितने मटेरियल से मिलकर के बना है वो तुम्हारा द्रव्यमान हुई है। खून मांस हड्डी है, ये सब मिला के तुम्हारा शरीर बनो है, जितना मटेरियल इस्तेमाल बा है उतना ही तुम्हारा द्रव्यमान होगा। वो बात अलग है खा खा के तोन बढ़ा लो तो मटेरियल तुम्हारा बढ़ जाएगी तो द्रव्यमान बढ़ जाएगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पर देख रहे हो ना विराम द्रव्यमान कितना किसका होता है, तो भैया अल्फा कण का विराम द्रव्यमान उतना ही होगा जितना हीलियम का नाभिक का द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो हीलियम का नाभिक का द्रव्यमान होता है 6.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। मेरी बात समझ में। जबकि बीटा कण का द्रव्यमान कितना होगा, बीटा कण का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही भागता है, वह भागता हुआ इलेक्ट्रॉन ही बीटा कण, ठीक, तीव्र गति से। तो भैया ये इसका द्रव्यमान जितना किसका होगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो बीटा कणों का द्रव्यमान भी इतना होगा। बाकी तुम्हारा ये जो है इसका द्रव्यमान लगभग 0 माना जाता है, क्योंकि ये कोनो कण नहीं है, ये तरंग है और तरंगों का द्रव्यमान 0 लगभग माना गया, ठीक। मेरी बात समझ पाए। तो ये बात आप आंकड़े चाहो तो इनको याद कर लेना, ठीक। आगे आप समझते हैं वेग, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, हम कहते हैं यो बड़ा कि यो बड़ा, कौन बड़ा, जल्दी बताओ। द्रव्यमान में सबसे बड़ा द्रव्यमान की खेल हुई है अल्फा कण बीटा कण। आपसे ही पूछ सकता है कि बताओ तीनों किरणों में या तीनों किरणों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, अल्फा बीटा गामा, क्या खेल हुई है, अल्फा का सबसे ज्यादा हुई है। तो देखो अल्फा का सबसे ज्यादा है। इधर देखो एक कम और के तुम शून्य है, उसका मतलब है नहीं कोनो उतना है, ठीक है। आगे इधर देखेंगे वेग की बात अगर करते हैं हम वेग की, तो वेग यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो इसका वेग जो होता है अल्फा किरणों का वो 1.4 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से 2.2 × 10⁻7 मीटर सेकंड तक होता है। आपके तो ये वेग कितना हमें समझ नहीं आओ, ठीक है। तो किलोमीटर पर हावर वाला बदल लो, क्या बदल लो, किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर पर सेकंड नहीं समझ में आ रहा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल लो। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना अगर किसी भी वेग को, तो ध्यान से देखना कितना दिया, देखो ये 1.4 दिख रहा ना, 1.4 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड है। अब भैया किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब समझा जा तो कि नहीं। लिखो ये ट्रक की इस बस की अधिकतम स्पीड है, लिखो ये अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा लिखो ना, टेम्पो में लिखो आती है अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यह गाड़ी जो ना अगर जब बहुत तेज चलिए
तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। ऐसे ज़्यादा चलिए तो पुर्जा उर्जा अलग हो जाए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इतनी स्पीड उसकी होती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समझते हो? 1 घंटा में या बस अगर इतनी रफ्तार चलाई गई तो 40 किलोमीटर तक पहुँच जाएगी। है 40 किलोमीटर जानते हो ना? ठीक। अब रेखा किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बदलेंगे तो मीटर प्रति सेकंड है, हम कहाँ बदल रहे हैं? रेखा बड़े बदल रहे हैं। ये मीटर प्रति सेकंड ज़्यादा बड़ा मात्रक होता है वेग का कि किलोमीटर प्रति घंटा? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक होता है। तो एमा क्या करिए बच्चा, देखो 18/5 से गुणा कर दो 18/5 से गुणा कर दो किलोमीटर प्रति आवर। अब गुणा कर दियो, ऐसे करो, देखो मीटर प्रति सेकंड रहा है, सीधा क्या कर दो 18/5 से गुणा कर दो। खैर माने खैर जो आ जाएगा वो उसका वैसे हो जाएगा। ठीक। या फिर अगर इसे भी ना समझ में आता तो आप ऐसे कल्पना कर लो, मीटर प्रति सेकंड है, यो कितना मीटर प्रति सेकंड दिन का, ये देखो मीटर कितना मीटर हुई है अगर देखो जाए 10 की घात 7 है। कितना है? 10 की घात 7, मोटा मोटा अगर देखो जाएगा 10 की घात 7 कितना हुई है? बताओ भाई। 10 की घात 7 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लगभग 10 लाख मीटर प्रति सेकंड। अगर एक हटा दो, एक 10 लाख मीटर प्रति सेकंड, और 10 लाख मीटर है और मैं 3 जीरो घटा दो, कम कर दो 3 जीरो, किलोमीटर में अगर बदलो 3 जीरो कम कर दो, कितना बची है? 10 की घात 4। 10 की घात 4 बची है कि नहीं? और 10 की घात 4 का मतलब क्या हो? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 किलोमीटर पर सेकंड। अगर एक हटा दो, एक सोचो 10,000 किलोमीटर एक सेकंड में ये अल्फा कण इनका वेग होता है इतना। सोचो कितना तेज हो, ये 10,000 किलोमीटर एक सेकंड में कितनी रफ्तार हुई है? देख रहे हो, कल्पना कर पा रहे हो कि नहीं? 10,000 किलोमीटर एक सेकंड में, पूरा मतलब तुम्हारी यूपी पार कर चलो जी। 10,000 किलोमीटर बहुत होती है जगह एक सेकंड में, तो इतनी ज़्यादा रफ्तार है। तो हमने इसको ये वाला वैल्यू हटा दिया है तो 10,000 14,000 हो जाएगी। एक कर दिया उधर तो 22,000 किलोमीटर, है ना? बात समझ पा रहे हो? 22,000 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाए। अपना निकाल के इसको आंकड़ा देख लेना, मैंने मोटा मोटा समझाने के लिए बता दिया। और एक ही रफ्तार देखो कितना होता है प्रकाश के वेग से 1% से लेकर के 99% तक। एक ही मतलब क्या है? प्रकाश का वेग पहले बताओ कितना होता है? इसका प्रकाश का वेग होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, इतना रफ्तार होती है। अब ये देखो 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। कल्पना करो कि कितना हुई है रफ्तार, या तो अगर तुम कल्पना करियो ध्यान से, किलोमीटर में बदल दो, तो 3 जीरो घटा दो तो 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड है। ये नहीं समझ पा रहे हो? पहले नहीं पढ़ रही तो कितना? ये 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, यानी प्रकाश जो एक सेकंड में कितनी दूर चलिए? 3 लाख किलोमीटर। कितनी हाई स्पीड हुई है? ऐसा तो बहुत ज्यादा, ये तो 10 है 14,000 या 22,000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो यो देखो 3 लाख किलोमीटर है, बहुत ज्यादा दूरी होती है 3 लाख किलोमीटर। बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में, यानी पृथ्वी का चक्कर का वेग लगा जाए। ठीक, इतनी दूरी है 3 लाख किलोमीटर, बहुत ज्यादा रफ्तार होती है। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? यहाँ तक समझ पाया कि नहीं? तो आप यहाँ पे देखो कि इतना, इसका क्या 1% से लेकर के 99% तक। एक ही मतलब ये हुआ कि या तो बीटा कण 1% की बात करेगा तो इतने ही रफ्तार चलेगा, 2% से 1 दुगुना कर दो। ठीक है, 2% निकाल दो, 3%, 4%, यानी 99% कर दो तो 99 गुना कर दो। ठीक है, तो ऐसे रफ्तार जो है बढ़ती ही चली जाएगी। अगर 99% तो इसे 99 गुना लगभग हो जाएगा। हमारी बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक है, क्लियर? आगे देखो इधर इसका बात करेंगे गामा किरणें। तो गामा किरणें किसके वेग से चलती हैं? प्रकाश के वेग से ही चलती हैं। गामा किरणें किससे चलती हैं? प्रकाश के वेग से ही चलती हैं। देखो यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दें हम? अरे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई बच्चा में। 1% से लेकर के 99% तक है। जैसे किसी भी चीज़ का मान लो 100 है, 100 है, और 100 का 1% निकालोगे, 1% निकालोगे तो परसेंट का मतलब ऐसे लिखते हैं 100 का 1%, तो 1% निकालोगे तो बटे परसेंट आओगे 100 आएगा कि नहीं? तो यानी 1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या? कोनो चीज़ अगर 100 की रफ्तार चल नहीं रहा है, हम कह देना एक 100 की रफ्तार से चलाओ, एक 1% की रफ्तार चलाओ, 100 का 1% की रफ्तार चलाओ, तो की रफ्तार का कितना रह जाएगा? केवल लगभग 1 काट देंगे उसका, तो 1 है तो निकल के आएगा कि नहीं? तो 99, अगर हम यहाँ 100 का कोई चीज़ जितनी रफ्तार चल रही है, यानी प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग अगर हम ये मान लें 100 है, कितना है? 100, ध्यान समझना, 100 है अगर प्रकाश का वेग, कितना है? 100 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, या इसे मान लो 100, जो भी मानना आपको, मान लो 100 है, मान लो प्रकाश का वेग। अब ऐसे कई दिन हम 99% निकालो, कितना निकालो? 99%। तो 99 जब परसेंट निकालोगे तो ऐसे करना पड़ेगा कि नहीं? काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 99 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 99। तो घट गया कि नहीं मान प्रकाश के वेग से घट गया कि नहीं?
तो जब 99% तक जाएगा तो एक मतलब प्रकाश के वेग से यह रफ्तार कम रही है। नहीं बात पल्ले पड़ी, यह रफ्तार जो है प्रकाश के वेग से कम रही है, और यह रफ्तार प्रकाश की वेग है, तो गामा किरणों का वेग ज़्यादा होगा कि बीटा किरणों का? गामा का ज़्यादा रहेगा। किसका रहेगा? गामा। तो अगर कहेगा सबसे ज़्यादा वेग किसके रही है, प्रकाश का गामा के रही है कि बीटा के कि अल्फा के? तो सबसे ज़्यादा वेग किसके रही है? गामा के। किसके रही है? गामा। और सबसे कम अल्फा किरणों का। और आगे वो देखो, वो चलो बताते हैं। अब इसके बाद अब एक चीज़ समझ लो कि यूँ तो ठीक है, बता दी कि ज़्यादा कम हो रही है, ध्यान किसे रखी हम लोग कि सबसे ज़्यादा वेग जो है गामा के रही है। तो एक चीज़ समझो, जौन चीज़ जितनी ज़्यादा भारी होती, जितना ज़्यादा ओवरलोड ट्रक हुई है, उतने धीमे चलिए। बताओ सही बात है कि नहीं? और गामा जो किरणें होती है ना, कण होते हैं, ये बहुत भारी होते हैं। अल्फा से गामा बोल रहे हैं सारी। अल्फा कण जो होते हैं ये बहुत भारी होते हैं बीटा की तुलना में और गामा की तुलना में। मेरी बात समझ पाए? तो सबसे ज़्यादा भारी कौन होता है? सबसे ज़्यादा भारी, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका? अल्फा का। तो अल्फा का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा, बहुत लोड करे है तो धीरे धीरे चली। बीटा का लोड जो है द्रव्यमान थोड़ा कम है तो थोड़ा और तेज चली। अब गामा के ऊपर तो कोई लोड है ना ही, द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। पढ़ चुके ना आगे? द्रव्यमान शून्य, लोड है तो मार फर्राटा भरिए एकदम तेजी से चलो। ठीक, बात समझ पाए? तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान अल्फा का, द्रव्यमान ज्यादा तो वेग कम, द्रव्यमान अखेर कम होगा तो वेग और ज्यादा। और एक बात, एक द्रव्यमान तो घटेगा, बिल्कुल शून्य है तो वेग। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसे याद रखना आपको। थोड़ा आगे देखो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि बकवास सुनाई दे रहा है एकदम? चलो आगे विक्षेपण देखेंगे। विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब कौन के एक ही तरफ जितना ज्यादा मुड़ रहा हो। विक्षेपण का मतलब देखो इधर, यहाँ पे जैसे ये अल्फा किरणें बिल्कुल सीधे निकल गई, कौन कुछ मतलब है नहीं था, कुछ मतलब है ना, जो रास्ता रहा है वही रास्ता चलेगी, तन को भी विक्षेपित नहीं हुई, भटकी तन को नहीं। विक्षेपण का मतलब भटकना, ये समझ लो, तन को भटकी नहीं। गामा बिल्कुल सीधे निकल गई, कौन भटकने पर नहीं। अल्फा किरणें देखो ये भटक गई हैं, भटक गई कि नहीं, इसमें विक्षेपण है। अब बीटा तो एकदम तुरंत है भटक गई। ठीक, तो जौन सबसे जल्दी भटक जाए ओके विक्षेपण उतना ज्यादा, जौन देर में भटके विक्षेपण कम, जो बिल्कुल भटके ना विक्षेपण शून्य। ठीक, तो विक्षेपण भैया सबसे ज्यादा के खेर बीटा किरणों का विक्षेपण सबसे अधिक। किसका अधिक होता है? कहाँ गया? ये है सबसे अधिक विक्षेपण बीटा किरणों। देख लो यहीं से, जौन बहुत जल्दी मुड़ जाए ओके विक्षेपण सबसे ज्यादा। तो बीटा किरणों का विक्षेपण सबसे अधिक, बीटा किरणों का विक्षेपण सबसे अधिक। सबसे कम विक्षेपण, सबसे कम विक्षेपण गामा का, वो तो बिल्कुल सीध निकल गई तो विक्षेपण बिल्कुल है कम, तो गामा का विक्षेपण सबसे कम, गामा का विक्षेपण सबसे कम। इसके बाद आगे और विक्षेपण की बात करेंगे तो सबसे अधिक विक्षेपण, सबसे अधिक विक्षेपण बीटा, सबसे कम विक्षेपण गामा, मध्य वाला विक्षेपण। ठीक, विक्षेपण समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर? अब एक चीज और देखो, और याद देखो, करना बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है ज़्यादा भाई। जब मुख्यवाही से देख लो विक्षेपण कैसे होगा, अगर आवेश है तो विक्षेपित होगा ज़्यादा। आवेश भैया देखो ध्यान से देखो, आवेश जो है गामा पर तो है ही नहीं, जब आवेश है नहीं तो विक्षेपित कहाँ से हुई है? सीधा चलो जी। तो भैया विक्षेपण शून्य के माँ होती, गामा में। विक्षेपण सबसे अधिक किसमें होगा? बीटा में, क्योंकि उसके ऊपर आवेश है, तुरंत हचाक से मुड़ जाती है। अब विक्षेपण दूसरे नंबर पर केफर हुई है अल्फा के ऊपर। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? यहाँ तक आपको समझ लेना। एक है बात परास, देखो ये क्या होता है इसको समझते हैं। परास का मतलब ये समझिए, देखिए जैसे ही आप ये देखो, आप समझो, जैसे मान लो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ दिख रहा है ना, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ऐसे अल्फा कण निकले, अल्फा कण निकले और कितनी दूरी तक पहुंच गए, ध्यान समझना। अल्फा कण निकला और कितनी दूरी तक पहुंचेगा, ओखा का कहीं भी परास, यहाँ से निकलो ये पहुंच गया 1 किलोमीटर, तो अल्फा कण की परास कितनी हुई है? 1 किलोमीटर। अब बीटा कण निकलो पहुंचो ये आधा किलोमीटर, तो बीटा कण की परास आधा किलोमीटर। परास का सोचो कितनी दूरी तक पहुंचेगा। तो हाँ, परास का मतलब क्या है? कौन भाई उत्सर्जित होने के बाद, निकलने के बाद जौन जितनी ज़्यादा दूरी तक पहुँचे वही की परास होती है। तो सबसे ज़्यादा परास देखो, अल्फा कण की परास जो होती है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ पर निर्भर करता है। नहीं, अगर यूरेनियम है तो उस पर अल्फा कण की परास अलग होती है। यूरेनियम के अलावा पोलोनियम हो गया, एक्टीनियम हो गया, ये इस पर निर्भर करता है। इनका सबका परास अलग अलग होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे, इनकी परास जो होती है अनिश्चित होती है दोनों की। ठीक है, किसकी परास अनिश्चित होती है? बीटा की और गामा की। ये माँ छटक के निकल जाएंगे, पता नहीं कहाँ रुके, कहा यहीं पर फटाक से रुक जाए, कहा बहुत दूर तक चले जाए। ठीक है, चीन की नाव है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चीन के प्रोडक्ट के नाम है, बात समझ पा रहे कौन वाले? गामा और बीटा। तो भैया परास के एक ही निश्चित है,
निश्चित परास अगर देखा जाए अल्फा की है, क्यों? अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग इसकी परास होती है, जबकि गामा की और बीटा की अनिश्चित परास। ठीक। आयनीकरण, अभी 3 पॉइंट और इनको जल्दी समझा देते हैं। आयनीकरण क्या होता है? आयनीकरण समझो, ध्यान समझना पहले, एक कल हम फिर रिवीजन करवा देंगे और घर में आ जाकर रिवीजन करना है ये सब, ठीक है? बार बार चिंतन करना कि एक ही परास सबसे अधिक है कि फर आवेश सबसे कम, ऐसे सोचना है घर पे जाकर के। अब देखो, अब आयनीकरण क्या होता है? आयनीकरण मान लो, देखो मान लो ये तुम्हारा आवेश, देखो इधर 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 हम आयनीकरण बता दें, किधर बता दें? इधर ही बताते हैं। देखो इधर ये कोनो परमाणु है, इधर देखो ध्यान समझो, ये कोनो परमाणु है, ये कोनो परमाणु है, ठीक है ना? कहाँ बता दें? इधर बता देना, नहीं बता के देखो इधर। अब यहाँ पे देखो इधर, ये जो है ये तुम्हारा ये कोनो परमाणु है, जो कोई परमाणु है। अब देखो परमाणु पर हमें पता है धनावेश होते हैं, नाभिक में धनावेश, और इधर कक्षाओं में ऋणावेश, कक्षाओं में ऋणावेश। बात समझ रहे हो कि नहीं? मान लेते हैं ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा मान लेते हैं हीलियम है, ठीक है? ये समझाने के लिए बता दिया, हीलियम का परमाणु है। अब मान लो भाई साहब इधर से आओ, बहुत तेजी हीलियम में है, और इधर से रफ्तार से आ रहा हो कौन, आगे तुम्हारे अल्फा को भागत चलो आ रहा हो बहुत स्पीड में, मारी टक्कर धड़ाम दे है। तो अब मान लो कोनो चीज़ पर अगर टक्कर मरी हो, ऐसे को सड़क पर जब एक्सीडेंट होता है, मान लो ट्रक आ रहा हो बड़ी स्पीड में, और आगे या तो ऐसे मान लो ये ट्रक धीरे धीरे आ रहा हो, तो कार बड़ी स्पीड में आ रही, भागत चलिए, मारी टक्कर धड़ाम दे, और जहाँ टक्कर धड़ाम दे मारी तो ये का या तो कार के तो सब ऊर्जा पुर्जा निकल के बाहर भाग जाइए है, और ये का ऊर्जा पुर्जा ट्रकों के निकल के भागी है, बात समझ पा रहे हो नहीं? तो वही सिस्टम यहीं पे होता है कि देखो इधर ध्यान से, जैसे ही मान लो ये अल्फा कण है, अल्फा कण, ये अल्फा कण, और बड़ी स्पीड से आकर के ऐसे टकराई दुड़ूम से, जहाँ टकराए तो बाहर कौन घूम रहा है, चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये परमाणु के ऊर्जा पुर्जा कौन? इलेक्ट्रॉन है तो है, आइए निकल के दुड़ूम से निकल के बाहर, बात समझ पाए? इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर, और जहाँ इनका नहीं निकाले भैया नाभिक से प्रोटॉन का, बता चुके इनका मारे प्रबल नाभिक ही बल लगता है, दुनिया का सबसे ताकतवर बल है। तो इलेक्ट्रॉन ये निकल के जहाँ भागे दड़ाम दे ले। अब ये परमाणु न रही कि क्या बनेगा? आयन। क्या बनेगा? आयन का है, क्योंकि अगर किसी भी परमाणु से मान लो हीलियम परमाणु है, इसे देखो ध्यान समझना, हीलियम परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये परमाणु रहा है, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचा? हीलियम पर धनावेश, आयन, आयनीकरण होगा कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आयनीकरण का मतलब समझ आया? कोई भी कण, चाहे अल्फा कण हो, चाहे बीटा कण हो, चाहे गामा, आयनीकरण का मतलब कोनो दूसरे परमाणु से टकरा के कितनी जल्दी उसे इलेक्ट्रॉन का निकाल दे, वही आयनीकरण। तो भैया आयनीकरण सबसे ज्यादा क्या खेर, दिमाग लगाओ तुम लोग, क्या खेर सबसे ज्यादा बताओ, थोड़ा वो सोच के बताओ, जो माना देखो ऐसे बताओ, सोच के कैसा होना चाहिए, हम बताते हैं जल्दी जल्दी, देख लो सुन लो। आयनीकरण सबसे ज्यादा देखो, किसका आयनीकरण सबसे ज्यादा होगा? अल्फा कणों का। क्या है कि मारे, क्योंकि जो अल्फा कण है भैया इनके पास द्रव्यमान सबसे ज्यादा। ऐसे समझ लो तुम, एक कोनो ट्रक आ रहा हो है, और ट्रक पर इतना भारी पत्थरा उठाओ, ऐसे उचाक के मारो एकदम है, शीशा ऐसा फूट फाट जाइए, हुई जाए आयनीकरण तुरंत है, हुई जाएगी नहीं। और दूसरी तरफ क्या करो, तुम क्या दे दिन जाएगा एक गुब्बारा भर के, अब कई दिन देखा तुम चाहे जितनी तेज गुब्बारा मान लो, कोई और थोड़ी हल्की चीज़ ले लो, तना हल्की चीज़ कौन ले लो, प्लास्टिक की गेंद ले लो, वो पता ही वे वाली, अरे जाना वो कहीं लोग देखा तुम चाहे जितनी रफ्तार से फेंक के मारो, तुम फेंक के मर का पता कि तुम रहती रह जाए, हमारे लाज भी गई तो टोड़ फोड़ सड़े भैया। तो सोचो कि भले ही तुम्हारा द्रव्यमान अगर ज़्यादा है और तुम स्पीड में जा रहे हो, भले ही तुम्हारी रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन जब तुम टकराई हो ना, तुम आयनीकरण बहुत तगड़ा करियो, नहीं समझ पाए? जैसे ट्रक है, ट्रक और स्पीड में आ रहा हो, मान लो 40 की रफ्तार से ही चल रहा हो, आगे कार मिल गई टकराई तो क्या आयनीकरण जल्दी कर दी, सब ऊर्जा पुर्जा निकल के बाहर है। अब वही अगर साइकिलिया है, और चाहे जितनी स्पीड में साइकिल जा रही है और ट्रक से तो लड़वा दो, तो ट्रक का आयनीकरण कर पाएगी का? ओके, खुद आयनीकरण हो जाएगी। बात समझ आ रहे हैं? तो ऐसा ही सिस्टम है कि भैया एक हेयर जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण, इसका आयनीकरण सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, और एक आयनीकरण उससे कम, और एक आयनीकरण बिल्कुल एक कम। क्या मेरे के पास द्रव्यमान है नहीं, चाहे रफ्तार से तुम दौड़ लो, तुम्हारे पास द्रव्यमान नहीं है, कुछ द्रव्यमान है ही नहीं, तो तुम टकराइयो तो टकराइयो का लगी है, तो समझेगी नहीं बनी कुछ। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो आयनीकरण सबसे ज़्यादा किसका? अल्फा का, फिर उससे कम बीटा का, उससे कम। ठीक। अब इसके बाद प्रकीर्ण। प्रकीर्ण का मतलब होता है बिखरना, फैल जाना, ऐसे टकराने के बाद इसे एकदम फैल जाना। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है? ऐसे फैल जाना, ऐसे बिखर जाना, ठीक, तितर बितर हो जाना। आई देखो माटी का कोनो खेतों में पड़ो डब्बर, और फेंक के मारो ऐसे, है सब छोटे छोटे टुकड़ा में बिखर जाते कि नहीं, ऐसे समझ लो। तो प्रकीर्ण का मतलब बिखर जाना। तो भैया अल्फा कण बिखरा थी, इन लोगों में कोई अभी क्या चीज़ें उतना ज्ञात नहीं। अल्फा कण में प्रकीर्ण होता है। वेदन क्षमता ये बताइए वेदन क्षमता का मतलब जल्दी देख लो। वेदन क्षमता क्या होता है, कल इसको डिटेल में फिर बता देंगे। वेदन क्षमता फिर क्या होता है, इसको देखिए। मान लो कोनो भी चीज़ है उसका भेद करके बाहर निकल जाए, तो देखो जो तुम्हारा अल्फा कण होता है वेदन क्षमता सबसे कम, उससे अधिक
बीटा की और सबसे अधिक गामा की। सबसे कम वेदन क्षमता अल्फा की, सबसे अधिक गामा की। क्या मैं समझो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, मान लो कि कोई दरवाजा है, दरवाजा की एकदम पतली से सुराग है, मतलब निकलने कुछ जरा सा निकल, मतलब दीवार है, दीवार में हल्की से सुरंग बनी हुई है, बनी निकलने के लिए, आर पार निकलने के लिए है, छोटे से बना हुआ है, तो उसे कौन निकल पाइए? हाथी से आदमी को निकल पाइएगा? नहीं निकल पाइए। हाथी से आदमी को छोड़ कर कुत्ता तो नहीं कर पाइए, उसे नहीं निकल पाइए। और चिटेवा का अगर डाल दो निकल जाइए आस पार पर, क्या द्रव्यमान इतना कम है। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान क्या होता है? अल्फा कण का। अब अल्फा कण जो है ना, ये पता है ये भेद नहीं पाता जल्दी, लेकिन भेद पाइए तो बहुत ही पतली चादर को भेद पाता है। किसको भेद पाता है? बहुत ही पतली चादर, एल्यूमिनियम की चादर को, जो कि 0.1 मिलीमीटर होती है, 0.1 mm होती है। 0.1 समझते हो? 1 मिलीमीटर जो स्केल होती है, पटरी स्केल जानते हो? स्केल में 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा लगभग, और वे स्केल के 10वां जो हिस्सा है वो 1 मिलीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, छोड़ो कितनी पतली चादर बनाओ एल्यूमिनियम को, तब उसको ये भेद पाएगा कौन? अल्फा। बहुत ही तो भेदन क्षमता शून्य नहीं होती, लेकिन होती बहुत ही पतली कम चादर को ये भेद पाएगा। जबकि तुम्हारा बीटा जो है, इसकी भेदन क्षमता अल्फा से लगभग 100 गुनी होती है। कितनी होती है? 100 गुनी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कितनी गुनी होती है? 100 गुनी। अल्फा से 100 गुनी होती है किसकी? बीटा की। तो ये लगभग तुम्हारी चादर की लगभग कितनी, 1 मिलीमीटर चादर की मोटी परत को भेज जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? अब बाकी इधर देखो, तुम्हारा जो ये होती है कौन वाली? गामा। ये पता है 30 मिलीमीटर बोल रहे हैं, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर जानते हो कितना मोटा होता है? 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है कि नहीं? अब 15 दूनी 30, तो इतनी मोटी दीवार बनाओ, वो भी एल्यूमिनियम की, इतनी मोटी। ठीक, इतनी मोटी, समझ में आ रहा हो कि नहीं? वो का भेद के निकल जाएंगे गामा किरण। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी? अल्फा की। बीच वाली किसकी हो गई? बीटा की है। अब प्रकीर्ण बता दिया। फोटोग्राफिक प्लेट को देखो, ये प्रभावित करती है हल्का सा है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट का होता है, वो हमने आपको बताया था। ठीक है, आगे फिर डिटेल बता देंगे। ये अल्फा से अधिक प्रभावित करती है, ये सबसे अधिक प्रभावित करती है। ठीक, क्लियर? क्यों? अब डिटेल में कल बताएंगे। इसके अलावा देखो, ये जो तुम्हारा ये वाली जो अल्फा किरणें होती है, ये शरीर को प्रभावित करती है। ठीक है, चलो इनको नोट कर लो, बाकी डिटेल में कल बताएंगे। आज के लिए इतना, इनको आप लोग घर पे दोहराते रहो।